हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम को डिस्कस किया था। चलिए इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2025 के पीओवी से जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम थे, हमने उसको कवर करना शुरू किया था। और कुछ ऐसी स्कीम थी जो कि रह गई थी। चलिए आप एजेंडे पर एक बार नजर डालते हैं, जिससे कि टॉपिक की शुरुआत की जाए। यह है वो एजेंडा जिसे हम लोग को कंप्लीट करना है। पार्ट 1 में हमने जुबिन पोर्टल से लेकर स्वायत्त इनिशिएटिव तक स्कीम्स को कंप्लीट किया था। आज के टॉपिक में हम लोग पीएम धन धान्य कृषि योजना से शुरुआत करेंगे और लेकर जाएंगे इस टॉपिक को आगे की तरफ। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा पीएम धन धान्य कृषि योजना। क्या है ये कृषि योजना, चलो इस पर नजर डालते हैं। देखो, नाम है पीएम धन धान्य, यानी कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड एक योजना है जो कि कृषि से संबंधित है और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू की गई योजना है ना। अब इस नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी योजना है जो कि किसी कृषक को अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अपलोड किया गया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए डाल दिया है। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम से कुछ समय पहले फटाफट से रिवाइज करने हैं, चलो उस पर नजर डाल लेते हैं, जिससे कि सारी स्कीम क्यों शुरू की गई है, किस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट एकदम आपके टंग पर आ जाएं। चलते हैं पॉइंट की तरफ। पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें फोकस करना होगा कि लॉन्च किसके अंडर की गई है। तो देखो, अभी रिसेंटली बजट पेश किया गया था। वहां पर कृषि को बढ़ाने के लिए, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई थी। किसने इसको अनाउंस किया था, तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारा बजट कौन अनाउंस करता है, वित्त मंत्री, है ना। तो अभी हाल ही में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा यूनियन बजट 2025 के टाइम पर पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कृषि की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल कंडीशंस, है ना, इन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया। हमारे भारत में टोटल 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कम उत्पादन हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, एक लो प्रोडक्टिविटी देखी जा रही है। उसको हाई अप करने के लिए, उसको आगे इन्हांस करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, इन्हांस रूरल prosperity by combining existing agriculture scheme and the adding specialized in interventions। देखो, अभी हाल ही में ऐसा तो है नहीं कि ये पहली ऐसी स्कीम है जो किसी क्रॉप के लिए चलाई जा रही है। हमारी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो कि अभी तक एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हमारी फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए चलाई जाती रही हैं। वहीं पर अब इस जो 2025 में पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य है कि हम अपने रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएं। हमारे जो कहना चाहिए, हमारा जो गांव का एक सबसे बड़ा लक्ष्य क्या रहता है, हमारी प्राथमिक उद्देश्य क्या है, हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि हमने कृषि को आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, और उसको अगर हमें बढ़ाना है तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मदद की आवश्यकता है। और वो मदद कहाँ से आएगी, वो सबसे पहली शुरुआत फाइनेंशियली होती है। तो यस, फाइनेंशियली शुरुआत के लिए, रूरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि है पीएम धन धान्य कृषि योजना। अब चलो ये देखेंगे कि इसे ये इंस्पायर कहाँ से है, यानी कि इसको शुरू करने के लिए हम मोटिवेशन कहाँ से आया। तो ध्यान रखना, इसका इंस्पिरेशन है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि है 100 डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। नोन फॉर बूस्टिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ा जो रीजन है, क्षेत्र है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, ये जो पीएम धन धान्य कृषि योजना है, इसमें हम किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम होते हुए अपने एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, चलो इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट अंडर पीएमडीकेवाई। हम जो पीएमडीकेवाई है, यानी कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, उसके अंतर्गत कौन से पैरामीटर हैं जिसके द्वारा ये डिस्ट्रिक्ट पर सिलेक्ट की गई है। आपका ऑप्शन है, नंबर 1 लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 हाई क्रॉप इंटेंसिटी,
below average credit availability, नंबर 4 moderate क्रॉप इंटेंसिटी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। आपके पास टाइम है, जल्दी से आप कोशिश करो, सोचो, क्योंकि सारा पॉइंट तो समझा दिया गया है। और आप देख रहे होगे कि जितने भी हमारे स्टेटमेंट है वो भी हमारे पढ़े हुए के अंदर है, यानी कि जब आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो जब फ्रेम किया जाएगा तो स्टेटमेंट आपके पढ़े हुए से बाहर हो जाए, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो अगर आप किसी चीज को बहुत बेस से पढ़ते जा रहे हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हो, चाहे आप उसके लिए सिलेक्शन मेथड का भी इस्तेमाल कर लेते हो। देखो, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है उसी को तो बढ़ाने के लिए इसको किया जा रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट सही है। हाई क्रॉप इंटेंसिटी है ना, जो हमारी क्रॉप है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। तीसरा है बिलो एवरेज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। एक बात बताओ, बिलो एवरेज जो एवरेज से कम वाले हैं उनके लिए किया गया है, अरे भाई न्यून वालों के लिए भी किया गया है। चौथा है मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी। मॉडरेट का मतलब जो आपके बीच के हैं, ना ज्यादा है ना कम है, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि सिलेक्ट करना है कि जो डिस्ट्रिक्ट हमने इस योजना के अंतर्गत इस्तेमाल किए उसके पैरामीटर क्या हैं। तो देखो, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि हम लो एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। जो हमारे निम्न वर्ग के या फिर मध्यम से कम प्रोडक्टिविटी वाले क्षेत्र हैं, उनके क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, और साथ में क्रॉप इंटेंसिटी के लिए, जो आपके मध्यम वर्ग के उनको और बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्कीम है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना बहुत पुरानी योजना है और काफी लंबे समय से चली आ रही है। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी इसके 10 साल पूरे हुए हैं, है ना। तो जनवरी 2025 को इस योजना ने अपने 10 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। एक ऐसी योजना जो कि लड़कियों के लिए स्पेशली चलाई गई है, और 10 साल पूरे करने में जो इसने कुछ अपने योगदान दिए हैं, चलिए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें कुछ डिपॉजिट अमाउंट है, यानी कि कोई भी कन्या जो पैदा होती है किसी घर में, उसके मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपीज से अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर तक इसमें डिपॉजिशन है। साथ में इंजॉय एन इंटरेस्ट रेट 8.2%। इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 8.2% का है। इसके खाते को हम कहाँ कहाँ खोल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस, बैंक, या फिर किसी भी कहना चाहिए LIC एंड ऑल में जाकर इसे ओपन किया जा सकता है। क्या है ये योजना? देखो, सबसे पहली चीज, लड़कियों के फ्यूचर को देखते हुए एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। किसके द्वारा चलाई गई है? ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। ये क्या कर रहा है? जो छोटे बच्चे हैं, फीमेल लड़कियां, जो फीमेल्स हैं, उनको सपोर्ट करने का काम कर रहा है। किसके लिए? उनकी एजुकेशन के लिए और उनकी मैरिज एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? जब हम बात कन्याओं की कर रहे हैं, लड़कियों की कर रहे हैं, तो 100% ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत आएगा। मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर बात हो रही है डिपॉजिट करने के, कुछ स्मॉल अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए, जिससे कि लड़कियों की एजुकेशन को, लड़कियों की शादी को बैलेंस किया जा सके, उनके एक्सपेंस को उठाया जा सके। सीधे तौर पर जब बात पैसे की आ रही है, इसका मतलब ये मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। की फीचर में कुछ ऐसी पॉइंट्स जिस पे आपको फोकस करना है, जिससे कि समृद्धि योजना को हम क्या रजिस्ट्रेशन हम कर पाए, एक खाता खोल पाए। तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस हो गया, पब्लिक सेक्टर्स की बैंक हो गई, या फिर कुछ प्राइवेट बैंक्स में हम जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। फ्रॉम बर्थ टिल गर्ल चाइल्ड टर्न 10 years ओल्ड, जो लड़की है, छोटी बच्ची है जो पैदा हुई है घर में, वो 10 साल तक जब हो जाएगी तब तक हम बड़े आसानी से इसमें अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम अमाउंट मैंने आपको बताया था 250 है, मैक्सिमम कितना है? 1.5 लाख है। इंटरेस्ट रेट करेंटली कितना चल रहा है? 8.2% चल रहा है। मेच्योरिटी कब होगी इसकी? 21 साल बाद होगी, जब भी इस अमाउंट को, इस खाते को ओपन किया गया होगा। ओके, अब देखेंगे कि जो कन्या समृद्धि योजना है, इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन को हम फ्रेम कर सकते हैं। तो पहला है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सुकन्या समृद्धि योजना। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था पीछे
कि ये पैसे से संबंधित योजना है जिसमें हम एक स्मॉल अमाउंट को डिपॉजिट करने की बात करते हैं, तो हमारे पैसे वाला जितना भी तालमेल है वो कौन देखता है, वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। देखो ये बहुत प्यारा आपका एक लक्ष्य लिया गया है। इसमें जितनी भी हमारी अंतरराष्ट्रीय ट्रैवलिंग है उसको सरल बनाया गया, उसको आसान बनाया गया है। क्या है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। क्या है इसमें? ध्यान रखिएगा, अभी 16 जनवरी को अहमदाबाद में इसे शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय इस योजना को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। अभी यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। कैसे? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के नाम से, जिसे हम लोग शॉर्ट में FTI TTP के नाम से जानते हैं। मुंबई में भी इसको, चेन्नई में, कोलकाता में, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पर इसको शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? जितनी भी हमारी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं हैं उनको सरल बनाया जा सके और उन्हें सुचारू बनाया जा सके, है ना। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल को फास्ट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए एक कमिंग टू और लिविंग इंडिया, यानी कि या तो जो लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं बाहर से या फिर इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उन सभी के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है जिसको हम लोग फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के नाम से जानते हैं। एक ऐसी स्कीम जो कि कुछ सुविधाएं प्रदान कर रही है। ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट है ना, वो हमारे विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य है। एक ऐसा लक्ष्य जिसमें हम सुरक्षित, लीगल और सेफ ट्रैवलिंग को कर पाए, हम ट्रांसपोर्ट को प्रोवाइड करा पाए, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक लेवल बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट है, इसे लॉन्च किसने किया था? तो ध्यान रखना, सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 22 जून 2024 को, है ना। कहाँ पे? IGI एयरपोर्ट पर। कब? नई दिल्ली में। बट अभी रिसेंटली कुछ और एयरपोर्ट्स पर इसको लॉन्च किया गया, जिसके कि नाम स्क्रीन पर आपके सामने है। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ध्यान रखना, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत इसको मैनेज किया जा रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है? तो उसका भी एक एग्जांपल मैंने स्क्रीन पर आपके सामने दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर FTI TTP? FTI TTP के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारे रिक्वायर्ड हो सकते हैं? इसका जवाब आप लोग देने की कोशिश करना, तब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। पहला पॉइंट है आपका वैलिड पासपोर्ट with at least 6 month validity. Number 2, recent passport size photograph. OCI card for overseas citizen of India, proof of residence. आपको बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। Only 1, 2, 3 या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1 and 2 ओनली। नंबर 3, 1, 2, 4 ओनली या फिर ऑल ऑफ दीज। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका आंसर होगा 1, 2, 3। देखो, हम जब किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे, किसके लिए? इंटरनेशनल के लिए, तो हमारा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पासपोर्ट है ना। आधार भी हमारा मदद करता है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो पासपोर्ट, क्योंकि अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको आधार चाहिए, आधार नहीं है तो पासपोर्ट चाहिए, यानी कि समथिंग वाइस वर्सा टाइप, है ना। एटलीस्ट 6 मंथ वैलिडिटी के साथ में हमको पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है जिससे कि हम खुद की स्कैनिंग करा पाएं। OCI कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम अपने रेजिस्टेंस, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा जो निवास है, उसको वेरीफाई करा पाए। तो यस गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्कीम है किसान पहचान पत्र, है ना। ये नाम से ही पता चल रहा है कि किसानों के लिए एक ना आईडी बनाई गई, एक फॉर्मर आईडी बनाई गई है, और ये भी हाल ही में किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जो किसान के क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर उनके जो जितनी भी उनके लिए निकाली गई स्कीम्स होती हैं, उनकी सारी सुविधाएं उन किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब ये कैसे कोई गवर्नमेंट पहुंचा पाएगी? तो इसी के लिए जितने भी किसान हैं उनकी यूनिक आईडी को कनेक्ट करने का काम किया गया है, जिससे कि जितने भी किसान हैं उनका डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा। कोई भी स्कीम उनके पास आएगी तो उन्हें किसानों के पास तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। क्योंकि अगर हम देखें ना,
तो हमारे देश में न जाने कितनी सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकलती हैं और हमारे पास तक उसकी एक डेटा भी नहीं पहुंचता, हमें पता भी नहीं चलती है कि वो स्कीम आई और वो चली भी गई, है ना, यानी कि उनका फायदा नहीं उठा पाते। तो इसीलिए शिक्षित, अशिक्षित, निम्न शिक्षित सभी तरह के फार्मर्स के लिए फार्मर आईडी बनाने का निर्णय लिया गया है। अभी हाल ही में ये न्यूज में रही थी, चलिए इस पर नजर डाल लेते हैं। क्या है न्यूज? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, है ना, जो कि कल्याण करने का काम कर रहा है, हैज मेड फार्मर आईडी मैंडेटरी। अब सभी फार्मर्स के लिए आईडी को मैंडेटरी किया गया है। उसके लिए क्या किया जाएगा? एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसका न्यू बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। किसके अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा, पीएम किसान के अंतर्गत सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जिससे कि उनको सभी सेवाएं प्रदान की जा सके, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। अच्छा, क्या है ये आईडी, फार्मर आईडी? चलो इस पर नजर डाल लेते हैं। अ यूनिक आधार, ये एक यूनिक आधार है, जैसे हम लोग का आधार कार्ड होता है, बिल्कुल ऐसे किसानों के लिए एक यूनिक आधार है, जो कि डिजिटली लिंक्ड होगा। किसके साथ में? फार्मर्स के आधार के साथ में, दैट इज कनेक्टेड टू स्टेट लैंड रिकॉर्ड, और इसमें उनका पूरा लैंड रिकॉर्ड भी होगा, यानी कि उनके फसल से संबंधित, उनसे जमीन से संबंधित सभी डेटा के लिए एक फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जो कि लगभग लगभग मिलती जुलती आधार कार्ड जैसी है। की फीचर क्या है? ये जो फार्मर आईडी है ना, आधार कार्ड से कनेक्ट होगी और स्टेट लैंड रिकॉर्ड भी इसमें कनेक्ट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड होगी? तो ध्यान रखिएगा, जो फार्मर होगा ना, उसके डेमोग्राफिक डिटेल्स दी जाएंगी, साथ में क्रॉप के बारे में जो भी वो पैदावार कर रहा है उससे रिलेटेड सारी डिटेल इस फार्मर आईडी पर प्राप्त हो जाएंगी, और साथ में डिजिटलाइज भी किया जा रहा है इसको, लैंड ओनरशिप डेटा भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इससे फायदा किसको होगा? तो ध्यान रखिएगा, सीधे तौर पर जब किसानों के लिए आईडी बनाई जा रही है, किसानों की फसल की प्रोडक्टिविटी के लिए आईडी बनाई जा रही है, उनकी फसलों पर निगरानी रखने के लिए जो आईडी बनाई जा रही है, तो सीधे तौर पर इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो किसान को होने वाला है। बेनिफिट्स फॉर फार्मर्स। बेटर एक्सेस की अगर बात की जाए, तो जब ये आईडी बनेगी ना, तो अगर किसी किसान की फसल खराब हो रही है तो उसको बड़ी आसानी से इंश्योरेंस लेने में आसानी होगी, एग्रीकल्चरल लोन आसानी से मिल जाएगा, और साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स का भी ये फायदा उठा पाएंगे। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना, इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी जो है ना हमारी फसल की, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में सतत विकास भी होगा। by providing accurate data enabling target to interventions। देखो, अगर हम इस आईडी को बना ले रहे हैं, हमें किसी किसान की प्रोडक्टिविटी का पता चल रहा है कि इस साल ज्यादा हुई थी, इस साल कम हो गई, कम क्यों हुई, है ना, या फिर किसी भी किसान को इस बात को प्रूफ करना है, तो उसको 50 प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक फार्मर आईडी होगी जो उसको लोन लेने में या फिर किसी भी तरह से अपनी फसल की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कराने में भी मदद प्रदान करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो हमने किसान पहचान पत्र के बारे में अभी बात की है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आज स्क्रीन पर आपके सामने रखा है। ये क्वेश्चन एक फ्रेमिंग क्वेश्चन है, जो ये समझाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। Which of the following statement about the किसान पहचान पत्र, किसान पहचान पत्र के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, जिसे हम शॉर्ट में फार्मर आईडी के नाम से भी जानते हैं। आपका ऑप्शन है, इट इज अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी फॉर फार्मर्स। ये एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है, किसके लिए? किसानों के लिए। लिंक टू देयर आधार नंबर, जो कि इसके आधार नंबर से कनेक्ट है। नंबर 2, इट इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर के वेलफेयर के द्वारा, फार्मर के कल्याण से जुड़ी हुई एक आईडी है। इट इज कनेक्टेड टू वेरियस डेटा पॉइंट, ये आपके बहुत सारे डेटा पॉइंट से कनेक्ट करती है, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड, लाइव स्टॉक ओनरशिप, सबसाइड्स एविड, है ना। तो देखो, हमसे बोला गया 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कोड है जो कि सही है। पहला है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ दीज। चलो अब इसका आंसर देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है फार्मर आईडी के बारे में हमको स्टेटमेंट बताना है। तो देखो, ये आपकी यूनिक एक डिजिटल आइडेंटिटी है ना, जैसे कि आधार कार्ड था, बिल्कुल वैसे ही। तो पहली चीज एकदम सही हो गई, जो कि आधार कार्ड से कनेक्ट है। दूसरा, इट इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
फार्मर्स वेलफेयर, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा कनेक्ट की गई है, संभाली जा रही है, सही बात है। नेक्स्ट है, इट इज कनेक्टेड टू वेरियस डेटा सच एज लैंड रिकॉर्ड, लाइव स्टॉक ओनरशिप एंड सबसाइज एविल्ड। तो ये बात भी एकदम सही है, यानी कि तीनों चीजें सही हैं। उनके जमीन का भी रिकॉर्ड रखेगा, उनकी कल्टीवेशन का भी रिकॉर्ड रखेगा, उनकी क्रॉप का भी रिकॉर्ड रखेगा। तो यस ऑप्शन होगा तीनों सही। नेक्स्ट है आपका भाषिनी इनिशिएटिव। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ भाषा से संबंधित है। क्या है भाषिनी इनिशिएटिव? आपको ध्यान है कि हम लोगों ने एआई की मदद से एक ऐसा, कहना चाहिए, ओपन सोर्स बनाया जो क्या करता है, बड़ी आसानी से एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर देता है ना, हमें ट्रांसलेशन भी दे देता है। बिल्कुल उसी मदद से अब यही काम कृषकों के लिए किया गया। पता है क्यों किया गया? हमको पता है कि हमारा देश भारत, जिसकी एक भाषा लिखने के लिए देवनागरी है और बोलने के लिए हिंदी है, बहुत सारे हमारे कृषक जो कि बाकी भाषा नहीं जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे कृषक अपनी रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं, है ना, और कई बार इसी वजह से वो अपनी बात को बोलने में, समझाने में या फिर किसी बात को पढ़ने में वंचित रह जाते हैं। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल से शुरुआत की गई है और पूरे पोर्टल को 22 भाषाओं में अब प्रदान किया जा रहा है और इसी इनिशिएटिव को भाषानी इनिशिएटिव के नाम से जाना गया है। क्या है, चलो अब इसके बारे में देखते हैं। न्यूज हमारी ये है कि यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लेबर एम्प्लॉयमेंट में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भाषानी। किसके लिए? ई श्रम पोर्टल के लिए। ई श्रम पोर्टल में क्या किया गया है, जो हमारे शेड्यूल्ड 22 लैंग्वेजेस है ना, उसमें इसको कन्वर्ट किया गया है, यानी कि अब ई श्रम पोर्टल 22 भाषाओं में उपलब्ध हो चुका है ना। क्यों किया गया है? जिससे कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, और वो दूसरे लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो अपनी टंग में चीज़ों को समझ पाएं और इस पोर्टल की मदद ले पाएं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ई श्रम पोर्टल है क्या? तो ध्यान रखना, ऐसे लोग, ऐसे वर्कर जो कि असंगठित है, असंगठित का मतलब जो नॉन रजिस्टर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कि रजिस्टर्ड है, तो आप एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हो। बिल्कुल उसी तरह से वो लोग जो घर में काम करने आते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई कुक काम करने आती है, कोई मेड घर में आई है, या फिर कोई बागान वाला इंसान आया है, बोझा ढोने वाला इंसान आया है, ये सब कैसे हैं? कोई मजदूर आया है, तो ये सभी आपके असंगठित श्रमिक कहलाते हैं, यानी कि जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हीं को संगठित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऐसे वर्कर्स को जो कि असंगठित हैं, उनको संगठित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स को उन तक पहुंचाने के लिए, उनकी जीवन शैली को सुधारने के लिए जिस इनिशिएटिव को लिया गया है, वो आता है भाषानी इनिशिएटिव ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत। और ई श्रम पोर्टल अभी जैसे मैंने आपको बताया जो कि नॉन ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है। क्या है? एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में एआई के नाम से जानते हैं, ये फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म है। क्या कर रहा है ये मदद कर रहा है टू ब्रेक लैंग्वेज बैरियर। हमारे जो लैंग्वेज बैरियर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को हिंदी आती है पर वो इंग्लिश नहीं समझ पाता, पर हमारे साथ क्या होता है, अक्सर सारी चीज़ें वेव पर इंग्लिश में पड़ी होती हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एआई का इस्तेमाल कर लिया है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई, जो हमारा ई श्रम पोर्टल है, जो कि पहले इंग्लिश में होता था और हिंदी में होता था, अब पूरे 22 लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिया गया है। To break language barrier by providing digital services in 22 Indian languages, हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में अब ई श्रम पोर्टल को भाषानी इनिशिएटिव के तहत एआई की मदद से लॉन्च किया गया है। क्लियर? क्या है ये? तो ध्यान रखना, जो हमारा ये ई श्रम पोर्टल था और भाषानी इनिशिएटिव था, ये आपका कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2022 में अंडर द नेशनल लैंग्वेज इन टेक्नोलॉजी मिशन के तहत हमने भाषानी की शुरुआत की थी, है ना, जो कि बाद में आगे पहले 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। आपको ध्यान होगा पहले 2 थी, उसके बाद 2023 के आसपास ये 8 हुई थी और अब ये 22 हो गई है। ठीक, डेवलप बाय
माइटी के द्वारा, है ना, क्योंकि एआई पर काम हो रहा है ना, एआई के थ्रू ही तो हम लैंग्वेज का कन्वर्जन दे रहे हैं, हम उस लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये काम कौन करेगा, माइटी करेगा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलो अब भाषानी इनिशिएटिव, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, ये सिर्फ इस स्कीम के नजरिए से तो नहीं बनता है। अभी आपको ध्यान होगा हमारी जो त्रिभाषाई सूत्र है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, है ना, तमिलनाडु का एक तमिलनाडु के सीएम के बड़े बड़े बयान आ रहे थे, उस टाइम पे एनईपी 2020 को लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, और इसी वजह से ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में आपसे भी डिस्कस किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भाषानी इनिशिएटिव आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। पहला स्टेटमेंट है इट एम्स टू बिल्ड अ नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, यहाँ पे हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज की ट्रांसलेशन का एक मिशन रखा है। दूसरा बोला जा रहा है इट ऑपरेट्स अंडर द माइटी, ये आपका माइटी के अंतर्गत शुरू किया गया है। इट फोकसेस ओनली ऑन ट्रांसलेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज, ये सिर्फ हमारे भारत की भाषाओं और फॉरेन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने पर इसमें फोकस किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल ऑफ दीज थ्री, या फिर नन ऑफ दीज। चलो आप इसका आंसर करो एंड फिर मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो भाषानी इनिशिएटिव किससे संबंधित है, माइटी से ऑपरेट किया जा रहा है, और इसका काम है हमारी नेशनल लैंग्वेज के साथ जितनी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज है उनको देना, उनको प्रोवाइड करना, है ना, किसकी मदद से, एआई की मदद से। हमारा सिर्फ ये फोकस नहीं है कि हम अपनी इंडियन लैंग्वेज को और फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दें, ठीक, तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, नाम से पता चल रहा है कि हम किसी काम के लिए सब्सक्रिप्शन देने का काम कर रहे हैं, है ना, एक देश के लिए एक सब्सक्रिप्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मूवीज देखनी है, आपको कोई सीरियल देखना है, तो आप क्या करते हो कि ओके नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, हॉटस्टार का एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी ना एक सब्सक्रिप्शन पूरे नेशन को दिया जा रहा है, जिससे कि जो हमारे देश के युवा हैं उनके जीवन को सुधारा जा सके। देखो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम सिर्फ जो बच्चा है वो पैसे के साथ ही पढ़ सकता है ना, तो इसी पूरे बैरियर को खत्म करने के लिए एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि जितने भी लोग हैं उनको एक सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, पूरे नेशन के लिए एक सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जहां पर वो अपनी एजुकेशन को, नए नए डेटा को, रिसर्च पेपर को, नई नई स्किल्स को सीख सकते हैं, है ना, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और कुछ नया पावर कर सकते हैं। तो इसी इनिशिएटिव के साथ में एक नया लक्ष्य रखा गया जो कि है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। न्यूज में क्यों था, चलो इस पर नजर डालते हैं। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी has approved the one nation and one subscription scheme। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली प्रूव भी कर दिया गया है, अलाउ भी कर दिया गया है कि हमारे देश में अगर हमारा एक नेशन है तो उसके पास एक पूरा सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए, जिससे कि जितने भी युवा हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च पेपर्स पढ़ना चाहते हैं, जो छोटे छोटे हमें अपनी स्किल्स के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए जो हर जगह अमाउंट लगाना पड़ता है वो ना लगाना पड़े और एक ही जगह उनको सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा टाइप है, किससे रिलेटेड, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से रिलेटेड एक टाइप है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइड नेशन वाइड एक्सेस, ये आपके पूरे देश के लिए एक एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, किसका, इंटरनेशनल स्कॉलरी रिसर्च आर्टिकल्स का, जर्नल्स का, है ना, स्टूडेंट्स के लिए जर्नल्स का, फैकल्टीज के लिए अपने स्किल प्रोग्राम्स का, रिसर्चर्स के लिए गवर्नमेंट मैनेजमेंट हायर एजुकेशन एंड R&D इंस्टीट्यूशंस, ये सभी कुछ एक ही जगह पर, एक ही सब्सक्रिप्शन पर हमारे देश में प्रोवाइड किया जा रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत। अच्छा, इसका अलाइनमेंट किसके साथ में है, हम अपनी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम हायर एजुकेशन को मोटिवेट कर रहे हैं, हमने अपनी हायर एजुकेशन को मोटिवेट करने का काम किसके अंतर्गत किया है, NEP 2020 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, सपोर्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फॉर रिसर्च एक्सीलेंस, है ना, हमारे रिसर्च को बढ़ाने के लिए। वहीं पर
की फीचर की अगर बात की जाए तो ये किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा, एंड ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर अंडर यूजीसी। यूजीसी के तहत आपको ध्यान होगा यूजीसी के साथ ही हम लोगों ने अपने नेट की शुरुआत की थी, रिसर्च को शुरू किया था। एक समय वो भी आया था जब यूजीसी और सीएसआईआर को दोनों को सेग्रीगेट कर दिया गया था। ये सभी आपके रिसर्च एक्सीलेंस के लिए शुरू किया गया था। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। बोला जा रहा है अंडर द ONOS स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको प्लान कर रही है, आपका ऑप्शन है नंबर 1 निगोशिएट नेशन वाइड सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद पब्लिशर्स। हम इसमें क्या करेंगे कि एक सब्सक्रिप्शन में जो रिसर्चर्स हैं पब्लिशर्स के साथ में निगोशिएशन करेगा। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, राइट। ऑफर इंडिविजुअल सिटीजन द ऑप्शन टू सब्सक्राइब इंडिपेंडेंटली, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से किसी भी सब्सक्रिप्शन को इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत ले सकता है। सेंट्रलाइज एक्सेस थ्रू अ नेशनल पोर्टल, किसी भी नेशनल पोर्टल के थ्रू एक हमने कहना चाहिए सब्सक्रिप्शन को सेंट्रलाइज कर दिया, एक जगह पर ले आया, यानी कि 50 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है अंडर द स्कीम विच ऑफ इंडिया प्लान्स टू, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, एंड ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है पहला और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके गाइस, तो अब एक और स्लाइड आप सभी लोगों के लिए। जॉब ग्रिड आईएएस के साथ आप यूट्यूब चैनल पर तो जुड़ ही गए हैं, वेबसाइट पर भी जुड़ गए हैं, साथ में आपने एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ही ली होगी, पर इसी के साथ में कुछ और सोशल मीडिया भी हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पर आप @जॉब ग्रेड, यानी कि आप जॉब ग्रेड से इसको सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे job.grade से आप इसे सर्च करके फॉलो कर लोगे और अपकमिंग अपडेट्स को यहाँ पर अचीव कर सकते हो। अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो यहाँ पर भी आप इसे जॉब ग्रेड से सर्च करके सभी अपडेट्स को ऑन टाइम अचीव कर सकते हो। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट है आपका पैन 2.0 प्रोजेक्ट। क्या है पैन 2.0? तो ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है ये कुछ पैन कार्ड से रिलेटेड है ना, यानी कि यहाँ पर भी बात आपकी किससे रिलेटेड हो रही है, हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो रही है। तो ध्यान रखिए द कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर chaired by the Prime Minister Narendra Modi ji grant to approve PAN 2.0 प्रोजेक्ट। इसका जो पहला प्रोजेक्ट आया था उसका ये रिवाइज प्रोजेक्ट आया है 2.0 प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया गया है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपका आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मैनेज करने का काम कर रहा है। अब इसमें भी ना कुल मिला के आपने अपने पैन कार्ड की कनेक्टिविटी को गवर्नमेंट के हाथ में रख दिया है, यानी कि अब आप कोई भी झोल नहीं कर सकते। है क्या इसका ऑब्जेक्टिव? मॉडर्नाइज कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग पैन 1.0 इकोसिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग कोर एंड नॉन कोर पैन 10 एक्टिविटीज, यानी कि हमारे पैन कार्ड में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना, यानी कि हमारे पैन कार्ड के अंदर जितना भी डेटा है उसको आपने गवर्नमेंट से कनेक्टिव कर दिया है ना। हमने अपने पैन कार्ड को वर्सेटाइल कर दिया है, जिससे कि किसी भी तरह का जो कहना चाहिए इनट्रांसपेसी सिस्टम है उसको रोका जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके। यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो पैन कार्ड है उसको पूरी तरीके से वैलिडेट करना होगा, जिससे कि कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितनी आपकी सैलरी आ रही है, कितना आपका इनकमिंग और आउटगोइंग है, इन सभी अपडेट को डिजिटलाइज किया जा सके और मॉडर्नाइज किया जा सके। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एंड आर एसोसिएट विद पैन 2.0 प्रोजेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि एसोसिएट है पैन 2.0 प्रोजेक्ट से। नंबर 1 रियल टाइम पैन अलॉटमेंट, सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ पैन विद आधार एंड अदर डेटाबेस, यानी कि आपके आधार को जो गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हमने आधार से कनेक्ट कर दिया या फिर हमने उसकी ऑफिशियल साइट पर उसको रजिस्टर कर दिया। तो ये सभी एक सीमलेस प्रोसेस है, डिजिटल प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम अपने काम में पारदर्शिता ला सकते हैं। हम अपने कहना चाहिए जो हमारे अर्निंग है उसको पारदर्शी बना सकते हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड स्टोरेज पैन डेटा,
सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, केवल 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर 1 2 3। टेक योर टाइम और आंसर कीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, पेन 2.0 प्रोजेक्ट की बात हो रही है, यानी कि पैन कार्ड से रिलेटेड है। क्या कर रहे हैं, हम अपने पैन कार्ड को अलॉट कर रहे हैं रियल टाइम एक्सेस से, यानी कि हम जो भी एक्सेस कर रहे हैं, जो भी या तो डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कर रहे हैं, ये सब ऑल टाइम आप अपने गवर्नमेंट के साथ में इसको क्या ना चाहिए शेयर कर रहे हो। नेक्स्ट है सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ पेन विद आधार एंड अदर डेटाबेस, यानी कि जो अभी हमारे यूनिक आईडीज है उनके साथ में अपने पैन कार्ड को कनेक्ट करना। ब्लॉकचेन बेस्ड स्टोरेज ऑफ पैन कार्ड डेटा। देखो, ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्निक होती है जो भी हमारा पैसों का लेन देन होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपए है ना, तो मैंने 10,000 में से 5,000 आप लोगों को दे दिए है ना, फिर 5,000 जब मैंने आपको दिए ना, तो इसमें से ये वाला एक ब्लॉक बन गया। दूसरा क्या हुआ, फिर इसी 5,000 में से आपने मुझे 3,000 रुपए वापस कर दिए है ना, तो जब आपने 3,000 वापस किए तो उसका भी ब्लॉक बन गया। कुल मिला के जैसे क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्निक होती है ना, ये उसकी बात की जा रही है। बट हमारा पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड इज अ रजिस्टर्ड डेटा ना, यहाँ पर हम कुछ भी, ऐसा तो है नहीं कि ये एटीएम है, तो यहाँ पर आपकी ब्लॉकचेन टेक्निक नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर भी हम फिनेंशियली क्या ना चाहिए क्रेडिट या फिर डेबिट करते हैं, तो वहां पर आपका जनरली ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया है ना, तो इसमें भी ट्रेडिंग में ये सभी आपके ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं। ओके गाइस, ये है एक और स्लाइड जिसमें आपको बताया गया किस तरह से आप हम सभी के साथ में जॉब ग्रिड आईएएस एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, आपको यहाँ पर टाइप करना होगा जॉब ग्रिड और हमारा प्रोफाइल आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा। इसी के साथ साथियों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।